छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हम लोग वन लाइनर और एमसीक्यू लेकर के आए हैं। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका वन लाइनर कुछ क्वेश्चन। एमसीक्यू में 75 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस सेशन में हमको 75 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। साथ ही साथ क्वेश्चन में ए और बी नंबर के साथ टिक लगाते जाइए आपको जो आंसर सही लगे, और उसके बाद हमारे बताए गए आंसर से आप मैच करके देखिए आपका कितना नंबर आता है। या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइव क्लास तो है नहीं, पेन पेपर से ही आप प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। इधर कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो जो कि जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं चैप्टर में, ठीक है। तो ये है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहा जाता है पदार्थ, ठोस, गैस या द्रव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या कहा जाता है? इसको पदार्थ कहा जाता है। रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे यानी कि स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, यानी कि रैपिड फायर स्पीड से क्वेश्चन आगे पास करेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन है और कम समय में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। किसमें? अग्नि, आकाश, वायु या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि 5 मूल तत्व ये सभी थे। इसके अलावा भी 2 और तत्व थे। यहाँ पे 3 तत्वों को मेंशन किया गया है, एक पृथ्वी और एक क्या? मिट्टी, ठीक है। ये 5 तत्व थे जिसके बारे में भारत के दार्शनिक बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? पदार्थ बने होते हैं किससे? ठोस से, तत्व से, कणों से या गैस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से। पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से, जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि पदार्थ के कण होते हैं क्या? देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म या बड़े आकार के। तो पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, जिसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या दोगुना हो जाता है। यानी कि मान लो कि एक ये बर्तन है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें चीनी या नमक को घोल दें तो क्या पानी का जो ये लेयर है ये ऊपर बढ़ेगा या घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? क्या होगा इसमें? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? जल, गंध, ईर्ष्या या इत्र। तो ईर्ष्या पदार्थ नहीं है, ठीक है, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है, ठीक है। जल भी पदार्थ है, इसके भी कण होते हैं। गंध यानी कि वायु में किसी प्रकार का गंध का घुलना, तो जब तक उसमें वायु में किसी प्रकार का कण नहीं घुलेगा तब तक उसमें गंध नहीं आएगा, तो ये भी एक पदार्थ है। इत्र का सुगंध यानी कि इत्र का कण जब तक वायु में नहीं घूमेगा, वो विसरण नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, हम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उसका सुगंध नहीं ले सकते, तो वो भी एक कण है, ठीक है। और जिससे जो कण से बना होता है वो पदार्थ होता है, उसमें भी कण है तो कण से। लेकिन ईर्ष्या मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। तो ये एक पदार्थ नहीं है, ठीक है। पदार्थ के लिए क्या जरूरी है कि पदार्थ के एक आयतन होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में उसका द्रव्यमान होना चाहिए। तो ईर्ष्या में ना कोई आयतन है ना कोई द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। जैसे कि हम बताएं कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा है तब ना गति करते हैं। चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे जाकर के सेशन में देख सकते हैं चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कण की गति में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? गति तेज होता है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ताप बढ़ता है तो गति तेज हो जाती है। ये हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। लगभग सभी प्रश्न, लगभग नहीं है, अभी तक जितना भी प्रश्न का डिस्कस किए हैं सभी पढ़ाया हुआ है, सभी को का डिस्कशन किया हुआ उसमें, ठीक है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, परासरण, संवहन या चालन, ठीक है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या है?
विसरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण जो है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसीलिए लेयर में कोई वृद्धि नहीं होता है। जल के कण के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पे चीनी या नमक के कण घुल जाते हैं, जिसके कारण उसमें कोई वृद्धि दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार और घड़ी। ठीक है, तो स्नेह, विचार और घृणा ये सब पदार्थ नहीं है। ठीक है, स्नेह मतलब होता है किसी से लगाव, प्यार। विचार मतलब आप समझ सकते हैं। घृणा मतलब किसी के से घृणा करना। तो घड़ी एक है जो पदार्थ है। ठीक है, घड़ी क्या है? एक पदार्थ है, बाकी सब ये पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घड़ी। इसका सही आंसर घड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम, अधिक, नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। सब चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आकृति नहीं बदलती है। ठीक है, ठोस पर बाह्य बल लगाने से आकृति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? द्रव का क्या आकार और आयतन निश्चित होता है? आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कि मान लो कि द्रव भी है जो वो जल है। ठीक है, सॉरी, द्रव जो है जल है वो भी एक पदार्थ है, लेकिन उसका आकार किस तरह से है, जिस बर्तन में रखते हैं उस तरह से आकार उसका ढल जाता है। जैसे इस तरह के बर्तन में रखे हैं या इस तरह के बर्तन में रखे हैं, तो जिस तरह के बर्तन रखे हैं उसमें आकार निश्चित नहीं है किसी भी प्रकार। जिस प्रकार के बर्तन में रखते हैं उस तरह से ढल जाता है, लेकिन उसका आयतन तो निश्चित है। जैसे इसमें मान लो कि 10 ml है, तो इसमें भी डालेंगे तो 10 ml ही जगह घेरेगा। 10 ml जितना इसमें जगह घेरेगा उतना, भले आकार बदल जाए। तो क्या है? आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गैसीय अवस्था में कणों के बीच गति कैसी होती है? नियमित गति, अनियमित गति, नियमित और तीव्र गति, या अनियमित और तीव्र गति। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनियमित और तीव्र गति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रव में किसका विसरण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का? यानी कि विसरण यानी कि घुलना। द्रव में किसका किसका घुलना संभव है? तो ठोस भी घुल जाता है। जैसे ठोस में मान लो कि द्रव एक पानी का लिए हैं किसी चीज में, और उसमें किसी चीनी को या नमक को या किसी मिश्री के टुकड़े को इस तरह से घोल रहे हैं, तो ठोस तो घुल रहा है। ठीक है, द्रव में द्रव घुल रहा है, जैसे दूध में पानी को मिलाते हैं। ठीक है, ये कौन से गुण के कारण? द्रव में द्रव का मिश्रण के कारण घुलता है। ठीक है, और गैस का भी घुलना होता है। ठीक है, अगर गैस, द्रव में गैस नहीं घुलता तो जलीय जीव अपना श्वास कहाँ से लेते हैं? उसमें गैस घुला, उसमें ऑक्सीजन है, तब ना वहां से जलीय जीव लेते हैं श्वास। ये भी चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। ठीक है, तीनों का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, या दोनों निश्चित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयतन निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ का जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े, इसी क्वेश्चन का आधा पूछा है। ठीक है, जैसे इसमें भी यहाँ से था स्टेटमेंट आयतन निश्चित होता है, तो आधा, इसमें 2 चीज पूछा था, इसमें 1 चीज पूछा है। क्वेश्चन को रिपीट किया गया। निम्नलिखित में से पदार्थ में किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? ठोस की, द्रव की, गैस की, या उपरोक्त सभी? तो सबसे अधिक संपीड़ितता गैस की होती है, यानी कि कंप्रेस करके और छोटे से छोटे बर्तन में रख किसको सकते हैं? गैस को। ठीक है, जो ठोस है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, द्रव को कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक गैस की संपीड़ितता होती है, यानी कंप्रेस करने की क्षमता। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? ठीक है, तो किनके? ठोस के, द्रव के, गैस के, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस के। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण हम उसको कंप्रेस अधिक कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को कण को, जैसे इसका कण दूर दूर में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, इस तरह से है, तो हम इसको, इसके बीच के रिक्त स्थान को कम कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे? कण को आपस में जोड़ने का या सटाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वाहन में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? CNG, LPG, जल गैस, या नाइट्रोजन गैस? ठीक है,
तो नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो एक प्रकार के फ्यूचर ईंधन इसको बोला जाता है कि फ्यूचर में इसका उपयोग किया जाएगा, इस पर रिसर्च चल रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन गैस को ईंधन के रूप में किसी तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एलपीजी को वाहन ईंधन के रूप में नहीं, ठीक है। हम लोग रसोई गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है खाना पकाने के लिए, लेकिन वाहन ईंधन के रूप में नहीं। लेकिन सीएनजी एक है जो उसका वाहन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल गैस यानी कि जलवाष्प यानी भाप, इसका प्रयोग तो नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल, तो ये हो गया सीएनजी। तो इसका प्रयोग वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी ऑटो है या बहुत सारी गाड़ियों में सीएनजी का इंजन दिया जा रहा है, सीएनजी का सिलेंडर लगाया जा रहा है, तो वो ईंधन के रूप में उसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों के अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कम होता है, ठीक है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है द्रव के अपेक्षा, इसीलिए वो उसके कण ज्यादा दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या पानी की संपीड़ता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी के कण एक के बीच रिक्त स्थान होती है, यानी कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, जिसके कारण आसानी से चीरता हुआ कोई स्विमिंग पूल में तैर सकता है गोताखोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन, ठीक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका नापा जाता हो, मापा जाता हो, और मापने के लिए जिसे यूनिट का प्रयोग किया जाता हो, उसका क्या होगा? केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है, प्रति इकाई आयतन को कहते हैं घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तन का दीवार पर गैस के कण द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है क्या? दबाव, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या आकर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दबाव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, ऊष्मीय, गुप्त ऊष्मा, या वाष्पीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक, ठीक है। जैसे कि एक ठोस है यानी कि बर्फ, और वो जिस तापमान पर पिघल गया, द्रव बन गया, ठीक है। क्या बन गया? द्रव। तो उसको क्या कहेंगे? उसका गलनांक। क्या हो रहा है? गलने का कार्य हो रहा है, इसीलिए गलनांक उसको कहेंगे, ठीक है। समझने के लिए समझ लीजिए कि गलने का कार्य हो रहा है, इसलिए उसको गलनांक कहेंगे। ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ठोस में तापमान अगर बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके कण दूर दूर होने लगते हैं। और किसी ठोस में गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है क्या? समान, असमान, बढ़ जाता है या घट जाता है? तो क्या हो जाएगा कि समान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही हो जाएगा आंसर 273.16 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है? शुष्क बर्फ, मार्स गैस, लाफिंग गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ। सब चैप्टर में डिस्कस हो चुका है अभी तक, जितना क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 273 केल्विन पर जल के कण का ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कण की ऊर्जा के समान रहती के से होती है? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
की अधिक होती है। यानी कि 273 केल्विन जो ताप है इस पर जो जल के कण है उसकी ऊर्जा, ठीक है, और समान ताप पर बर्फ के कण की ऊर्जा में क्या होगा, किसमें अधिक होगा, ठीक है, जल के कण में, तो क्या है, बर्फ के कणों में ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहा जाता है क्या, क्वथनांक, गलनांक, संघनन या वाष्पीकरण। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, दाब को बढ़ाना घटाना नेचुरल जो दाब है वायुमंडलीय दाब, और उस पर अगर किसी द्रव का जो उबलने लगता है, ठीक है, जिस ताप पर उबलने लगता है उसको क्या कहेंगे, उस द्रव के लिए क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। संघनन मतलब क्या होता है कि गैस का वापस ठंडा होकर के जल में द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। गलनांक तो अभी बताएं कि जिस ताप पर कोई भी ठोस चीज़ गलने लगता है, पिघलने लगता है, उसको गलनांक कहते हैं। वाष्पीकरण जब कोई भी द्रव गर्म करने के पश्चात, ताप बढ़ाने के पश्चात उससे वाष्प निकलने लगता है, उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है, कम, अधिक, बराबर या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधिक होता है। अगर इसके पीछे के कारण का बात करें तो क्या है कि उसमें गुप्त ऊष्मा संग्रहित है, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रैपिड फायर है इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कि किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान से क्या होता है कि तापमान से अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि अधिक ठंडा कर देंगे तो ठोस में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर उसमें गर्म कर देंगे, ठीक है, तो द्रव हो जाएगा। जैसे एक ही पदार्थ लेते हैं जल, ठीक है, जल अगर उसमें तापमान को कम कर दिया जाए निम्न, तो क्या बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें तो जल रहता है, और टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो गैस बन जाता है, जिसको वाष्प कहते हैं, ठीक है। क्या बनता है, गैस। तो तापमान में परिवर्तन से क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला बताएंगे चैप्टर जब आएगा, ठीक है, जब चैप्टर पढ़ना होगा तापमान तो उसमें बताएंगे, या नेक्स्ट में हम बता देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, ये सब चेंज करने का सबका फॉर्मूला होता है। तो ये एक क्वेश्चन आया है जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, और ये इस चैप्टर से क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी क्वथनांक से कम ताप पर, ठीक है। क्वथनांक का ताप क्या होता है, जब किसी भी द्रव को खोलने का होता है, तो उससे कम ताप पर जब द्रव जो है वाष्प में परिवर्तन होता है उसको संघनन कहा जाता है, कि द्रवीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण या शीतलता। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाष्पीकरण, ठीक है, भाप में बदलना, वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वाष्पीकरण के कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को कौन से कारक, तापमान में वृद्धि, तापमान, वायु की गति, आर्द्रता या सभी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सभी। ये सभी कारक जो हैं वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बढ़ेगी। जैसे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, जैसे एक इतना सतह इसका कम है, इतना दूरी तक है, ठीक है, इसमें कोई वाष्पीकरण का हो रहा है, यानी कि इसमें कोई द्रव रख के नीचे से हम अगर ताप दे रहे हैं, ठीक है, और एक का सतह बड़ा कर देंगे, ठीक है, ये सतह इसका इतना बड़ा है और इसमें कोई द्रव रख के इसको ताप देंगे, इसमें नीचे से हीट एनर्जी देंगे, तो क्या होगा
इसमें वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, इसमें अधिक वाष्पीकृत होगा, इसमें कम वाष्पीकृत होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा, अगर सतही क्षेत्र को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। अगर दाब को बढ़ा दिया जाए और तापमान को घटा दिया जाए तो क्या होगा, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है, या गैस द्रव में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गैस जो है द्रव में बदल जाता है। अगर हम किसी पदार्थ के क्या करेंगे कि दाब को बढ़ा देंगे और तापमान को घटा देंगे तो गैस जो है द्रव में बदल जाएगा, और इसी विधि से कंप्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठोस होगी, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं। 250 सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो क्या होगा, ये गैस हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वाष्प बनने लगता है, खोलने लगता है। ठीक है, जल का क्वथनांक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 क्या है कि गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़ा पहनना चाहिए हमें। सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें वायु का जो है आवागमन यानी कि आर पार होते रहता है हवा, ठीक है, आसानी से, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, या 6 अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 5 अवस्था के बारे में, सॉरी इसका 5 नहीं, 3 अवस्था के बारे में। ठीक है, क्या हम लोग जो अभी पढ़ना है वो है 3 अवस्था, लेकिन आगे जा कर के 5 अवस्था, जैसे हम लोग एक पढ़े हैं द्रव, ठीक है, एक पढ़े हैं ठोस, ठीक है, एक पढ़े हैं गैस, 3 अवस्था भी हम लोग जान रहे हैं। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था, यानी कि ये होता है जेल जैसा, ठीक है, और एक होता है आइंस्टीन बोस, क्या होता है, आइंस्टीन बोस अवस्था। ठीक है, ये पढ़ना है, आगे चल करके आप लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़ना है, 3 अवस्था ही पढ़ना है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक कितने अवस्था में के बारे में बात कर रहे हैं, कितने अवस्था में बताए हैं, तो 5 अवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों का चमकना होता है। ठोस, द्रव, गैस, या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है नहीं, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए आ रहा है, लेकिन चलिए आया है तो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम बताएं कि एक प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है, तो ये प्लाज्मा अवस्था के कारण यानी कि जेली टाइप का होता है, जैसे कि आप लोगों ने टूथपेस्ट देखा होगा, ना ही वो पूरी तरह से द्रव है, ना ही वो पूरी तरह से ठोस है, ठीक है, बीच बीच की अवस्था है। तो उस अवस्था के बारे में भी एक डिस्कस हुआ है। ठीक है, क्या है, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस, या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या, वाष्पीकरण, जमना, संघनन, या ऊर्ध्वपातन। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, इसका कहलाता है संघनन। जैसे कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी गैस जो है उसको ठंडा करके जब उसको द्रव में ले आते हैं, द्रव अवस्था में ले आते हैं, तो उसको संघनन कहा जाता है। क्या है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है क्या, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसों का विसरण, यानी कि गैस से गैस में मिलाना। तो क्या है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, यानी कि हवा में भी गैस है और इत्र का भी अगर हम छिड़काव करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही वैसे तो वो द्रव रहता है, उसको कंप्रेस करके डाला जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग हवा में निकालते हैं वो गैस में परिवर्तन हो जाता है, गैस से गैस में घुलता है, जिसके कारण हम उसका सुगंध ले पाते हैं। तो ये क्या है कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है
कि 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है -73 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला हम देंगे, बता रहे हैं बार बार कि फॉर्मूला का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना, 173, 273, 373 या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 100 केल्विन, 300 केल्विन, 273 केल्विन या 0 केल्विन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है, जूल केजी है, जूल पर केजी या कैलोरी पर केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जूल पर केजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1 कैलोरी बराबर होता है 1 जूल, 4.18 जूल, 0.24 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.18 जूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम होता है ठोस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस, ठोस गैस द्रव या गैस ठोस द्रव। यानी कि अणु के अंदर का बल अंतराणुक बल कहा जाता है कि पदार्थ के कणों के अंदर का बल बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, पहले सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि सबसे कम होता है गैस में अंतराणुक बल। ठीक है, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है क्या, 335 किलो जूल पर केजी, 2260 किलो जूल पर केजी, 322 किलो जूल पर केजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि 335 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रकृति में गैस का कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, नाइट्रोजन, जल, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, बार बार डिस्कस करें कि जल का तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया ये बर्फ, ठीक है, जो ठोस होगा, एक हो गया द्रव जल स्वयं, ठीक है, और एक हो गया वाष्प यानी कि भाप भी जिसको कहा जाता है। तो प्रकृति में एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो वो जल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 क्वेश्चन हम कर चुके हैं हम लोग, और हम लोगों को 75 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 74 क्वेश्चन तक। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, सॉरी 70 क्वेश्चन है सेशन में, तो 70 क्वेश्चन तक पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे कम घनत्व किसका होता है, पानी, लोहा, रुई या शहद। सबसे कम घनत्व पूछ रहा है, तो किसका हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा रुई का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं होता है। पदार्थ का गुण घनत्व, विसरण, संपीड्यता या तरंगदैर्घ्य। पदार्थ का गुण पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तरंगदैर्घ्य। पदार्थ का गुण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, शीतलता, ताप वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, शीतलता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है बढ़ जाता है आयतन। नेक्स्ट है क्या कि दिए गए पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखलाया गया है। ठीक है, पदार्थ के कणों की किस अवस्था को दिखलाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव के कण को। ठीक है, इसके बीच में रिक्त स्थान है, एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं है गैस जैसा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन और करना है। चलिए देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन चैप्टर से थोड़ा सा हट करके दिया है, थोड़ा सा डीप दिया है। ठीक है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन दिया है, जो कि हम लोगों को चैप्टर में ये सब पढ़ना नहीं था। ठीक है, चलिए फिर भी 15 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। ठीक है, घड़े का जल किस कारण से ठंडा होता है।
वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, संघनन के कारण या संगलन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डिस्कस शायद हम चैप्टर में किए हैं, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण है क्या? निम्न ताप, उच्च ताप, उच्च दाब या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप। ठीक है। ताप उच्च होने के कारण सौर मंडल में जो है प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम या ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आयोडीन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? क्या ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? किसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण तैरते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है? यह ऊष्मा अवशोषित करती है। ठीक है। या नेक्स्ट क्या है कि यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है। या उसका ताप बढ़ जाता है या उसका ताप घट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि उसका ताप घट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 67 का देख लेते हैं इसको। 67 नंबर प्रश्न क्या है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी? 335 किलो जूल पर केजी, 2260 किलो जूल पर केजी, 322 किलो जूल पर केजी या 2290 किलो जूल पर केजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब चैप्टर से साइड का क्वेश्चन है, ये सब ना के बराबर पूछेगा, लेकिन दिया हुआ है तो देख लेते हैं कि कितना होगा। 2260 किलो जूल पर केजी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? ये चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है। कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, इस गुण का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये पहले भी प्रश्न पूछ चुका, रिपीट क्वेश्चन है। तो क्या होता है? बढ़ता होता है। गर्म करने पर पदार्थ का जो आयतन है वो बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? ये चित्र को आप देखिए और प्रक्रिया यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो चित्र है इसको पॉज करके एक बार ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि प्रक्रिया का ऑप्शन दिया हुआ है कि अमोनिया क्लोराइड का वाष्पीकरण, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का संघनन, अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन दिखाया गया है। ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन ये पहले के चैप्टर में क्लास 9, 8 में या उससे पहले पढ़ना था कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है। संघनन क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है या संघनन क्या है। ठीक है। जैसे डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है। तो यही है, इसी में से है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे पर्सनल एक सेशन में। ठीक है। 10-15 मिनट का सेशन में। और इसी तरह की और भी वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 8, 9, 10 की तैयारियां कर रहे हैं। आगे भी चैप्टर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।